अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज हम स्टेप नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 4 बच्चों, स्टेप नंबर 4 का नाम है कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई आपको इंश्योरेंस करवाना कितने का चाहिए था। तुम लोगों को याद होगा कि जब लॉस ऑफ स्टॉक जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे पॉलिसी टू बी टेकन क्या था, जिसको इंश्योरेबल अमाउंट भी बोलते हैं। तो बच्चों वहां पे जो पॉलिसी टू बी टेकन होता था वो था स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। भाई आग लगी उस दिन, दुकान में जितना माल था, हम ये मानते थे कि इंश्योरेंस इतने का करवाना चाहिए था आपको। ओके, उसी तरह से यहाँ भी आपको एक अमाउंट निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे इंश्योरेबल अमाउंट या पॉलिसी टू बी टेकन। ओके, और यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसको, ये काम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले जो नीचे लिखा है वो पढ़ो, ये जो लिखा हुआ है बॉक्स में, पॉलिसी टू बी टेकन निकालने का फॉर्मूला है एडजस्टेड सेल इनटू जीबी रेट। सब अच्छे याद रखें, क्या होता है? एडजस्टेड सेल इनटू जीबी रेट। अब सर ये एडजस्टेड सेल क्या होती है? तो बेटा एडजस्टेड सेल कुछ इस तरह से आपकी निकलती है जो ऊपर हमने निकाली। ओके, अब इसमें सेल कौन सी लिखी जाती है, ध्यान से देखना। 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर। ओके, इमेजिन करो बच्चों, इमेजिन करो कि 1 जुलाई को आग लगी है। 1 जुलाई 2020 को आग लगी है। ऐसे मान के चलो कि 1 जुलाई 2020 को आग लगी है। यहां जो सेल ली जा रही है कौन सी वाली ली जा रही है बच्चों? ये जिस तारीख को आग लगी है ना, इसके जस्ट पहले के 12 महीने की सेल, बिल्कुल ठीक पहले के 12 महीने। अब मेरे को बताओ बिल्कुल ठीक पहले के 12 महीने कौन से होंगे? तो बच्चों ठीक पहले के 12 महीने आपके होंगे, मैं बता दूं, 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020। क्या यही हुए हैं आपके ठीक पहले के 12 महीने? समझ में आ रही सबको यस बात? सर। ये आपके आग लगने से ठीक पहले के 12 महीने, और इसी की सेल आपको यहाँ पे लेनी है। ओके, तो बच्चों सेल कौन सी ली हमने? ये सेल ली है आग लगने की डेट से ठीक पहले के, है ना? सेल जस्ट इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर। आपने आग लगने के ठीक पहले के 12 महीने की सेल ली। ओके, इसमें भी आप क्या लगाओगे बच्चों? ट्रेंड लगाओगे, है ना? या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो वो, और डिक्रीजिंग है तो वो, वही जो आपने स्टेप नंबर 1 में लगाया था, है ना? ऐसा करने से हमें जो सेल मिलेगी बच्चों वो होगी एडजस्टेड सेल। याद रखना, एडजस्टेड टर्नओवर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखना, ये आ गई है एडजस्टेड सेल। और इसी एडजस्टेड सेल को जब जीपी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पॉलिसी टू बी टेकन। इतने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। इसका लॉजिक ये है कि भाई आग लगने से ठीक पहले के जो 12 महीने में जो प्रॉफिट होता है, उतने का लॉस आपको हो सकता है, तो इंश्योरेंस आपको उतने का करवाना चाहिए। तो यही होता है पॉलिसी टू बी टेकन। ओके, एडजस्टेड सेल इनटू जीपी रेट। याद रखें स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? एडजस्टेड सेल इनटू जीपी रेट। एडजस्टेड सेल क्या होती है? 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर। ऐड करते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड या लेस करते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड, जो भी होता है ना? और इसी एडजस्टेड सेल को मल्टीप्लाई करते हो आप जीपी रेट से। चलिए, ये हो गया बच्चों स्टेप नंबर 4। अभी तक बच्चों टोटल 3 तरह की सेल काम आ चुकी है प्रोसेस में, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो। देखो मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहली सेल कौन सी थी? ये थी इंडेमिनिटी पीरियड की सेल, पिछले साल की। इंडेमिनिटी पीरियड की सेल पिछले साल की। और ये सेल कौन सी थी? इंडेमिनिटी पीरियड की सेल करंट ईयर की, आग लगने के बाद वाले की, है ना? इसके बाद स्टेप नंबर 2 में भी सेल कम आई थी बच्चों, और वो सेल कौन सी थी? सेल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। बच्चों ये सेल कौन सी थी तुम्हें पता है? जैसे 1 जुलाई 2020 को अगर आग लगी है, तो बताओ इसके पहले का ईयर कौन सा होगा? इसके पहले का आपका जो ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। यही साल होगा आपका फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में आपने सेल कौन सी की थी, वो सेल काम में आती है स्टेप नंबर 2 में। ओके, स्टेप नंबर 1 में काम आती है इंडेमनिटी पीरियड की सेल। स्टेप नंबर 2 में काम आती है पिछले फाइनेंशियल ईयर की सेल, जिसके लिए आपने पहले ट्रेडिंग और पीएनएल बनाया होगा।
और स्टेप नंबर 4 में कौन सी सेल काम आती है बच्चों? आग लगने से ठीक पहले के 12 महीने की। ओके, उस तारीख से ठीक पहले के 12 महीने की सेल। तो मतलब ये सारी सेल अलग अलग है, ध्यान रखना, डिफरेंस है इनमें सभी सेल्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। बच्चों ये जो हमने अभी तक काम किया ना, देखो मैं तुम्हें बताऊं, स्टेप नंबर 1, 2 और 3, यहां तक जो काम हुआ था वो था लॉस ऑफ प्रॉफिट का। किसका था बच्चों? लॉस ऑफ प्रॉफिट। वो आपने पता लगा लिया भाई लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ और इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगना है, ये आपने पता लगा लिया था। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपने पता लगाया भाई इंश्योरेंस कितने का करवाना चाहिए था। अब स्टेप नंबर 5 पे आते हैं, और बच्चों स्टेप नंबर 5 में आपका जो एक और क्लेम होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मुझे बताओ कि एक और क्लेम आप किस चीज का करते हो? बच्चों आप एक क्लेम और करते हो एडिशनल वर्किंग कॉस्ट के लिए। किसके लिए करते हो? एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। कल सबको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि जब यस सर। इनडायरेक्ट लॉस होता है तब एक तरह का नुकसान आपको ये भी होता है कि अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू रखते हो तो आपको कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा करने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट। उसका अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप उसका क्लेम कितना मांगोगे, इसके लिए बच्चों हम आते हैं अब स्टेप नंबर 5 पे। ओके, स्टेप नंबर 5 का नाम याद रखें सब बच्चे, क्या है? क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। ओके, और हाँ बच्चों, अगर आपने इसका इंश्योरेंस नहीं करवाया हो तो फिर ये वाली स्टेप नहीं होती, मैं तुम्हें बता दूं पहले। ओके, मैंने कहा था हो सकता है बिजनेसमैन इसका इंश्योरेंस करवाए, हो सकता है ना करवाए। अगर इसका इंश्योरेंस आपने नहीं करवाया है तो स्टेप नंबर 5 नहीं होगी। ओके, डायरेक्ट आप स्टेप नंबर 7 पे मूव कर जाओगे, 5 और 6 दोनों छोड़ दोगे। अगर आपने पॉलिसी ली है सिर्फ किसकी? लॉस ऑफ प्रॉफिट की, तो स्टेप नंबर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 भी होगी, पॉलिसी टू बी टेकन भी। लेकिन उसके बाद 5 और 6 आप नहीं करोगे, डायरेक्ट आ जाओगे स्टेप नंबर 7 पे जिसमें आप क्लेम निकाल दोगे। ओके, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी कैसी है जिसमें क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस भी है, तो फिर आपको स्टेप नंबर 5 और 6 भी करनी है। ओके, अब स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं इसमें तुम्हें 3 अमाउंट बताऊंगा बच्चों। कितने अमाउंट? 3 अमाउंट। 3 अलग अलग अमाउंट होंगे। इन तीनों अमाउंट में से विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, जो भी सबसे कम होगा ना, वही आपके स्टेप नंबर 5 का आंसर होगा। मतलब वही क्लेम होगा एडिशनल वर्किंग कॉस्ट के लिए। ओके, 3 अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों अमाउंट में से सबसे कम जो होगा, विच एवर इज लेस, वही क्या लेंगे हम लोग? एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस के लिए क्लेम। मतलब इस स्टेप का अमाउंट वही होगा। कैसे करेंगे काम? 3 कौन से अमाउंट है, चलो पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच एवर इज लेस विल बी द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस। अब बच्चों 3 अमाउंट कौन से हैं, जरा सब लोग याद रखें। पहला अमाउंट है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। बच्चों ये वो अमाउंट है जो वाकई में खर्चा हुआ आपका, है ना? आपके दुकान में आग लगी थी, आपको अपना बिजनेस कहीं और शिफ्ट करना पड़ा कंटिन्यू रखने के लिए, तो आपको रेंट देना पड़ा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा, आपको वॉचमैन को सैलरी देनी पड़ी। ये सारे जो आपके खर्चे हुए ना, ये सारे खर्चे वास्तविकता में कितने हैं? तो वो जो है आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस है। वास्तविक अतिरिक्त खर्चे जो भी हैं वो आप सबसे पहले लिख दो यहाँ पे। ओके, एक्चुअल वाले लिख दिए। इसके बाद बच्चों दूसरा अमाउंट, दूसरे अमाउंट में आप निकालते हो एडिशनल सेल इनटू जीपी रेट। क्या निकालते हैं बच्चों? एक अमाउंट आता है एडिशनल सेल इनटू जीपी रेट। अब ये सर एडिशनल सेल कौन सी है? ये एक और तरह की सेल आ गई है बच्चों। एडिशनल सेल का मतलब है ये जो आपने खर्चे किए ना, इनकी वजह से आपकी सेल कितनी हुई है। अगर आप ये ना करते तो सेल नहीं होती, क्योंकि आपका बिजनेस ठप पड़ा रहता। लेकिन आपने ये एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं, इसकी वजह से सेल हुई है, इसी सेल को हम कहते हैं एडिशनल सेल। सर क्या ये क्वेश्चन में हमें देगा? हाँ बिल्कुल बच्चों, ये क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी एडिशनल सेल। इसका एक नाम और होता है सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। ऐसी सेल जो किसकी वजह से हुई है? एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से सेल हुई है, उसी को बोलते हैं एडिशनल सेल। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीपी रेट से। ये 2 अमाउंट आ गए। और बच्चों तीसरा अमाउंट,
ये याद रखना है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से जो अमाउंट निकलेगा वो होगा आपका तीसरा अमाउंट। और बच्चों ये जो तीनों अमाउंट होंगे, इन तीनों में सबसे कम जो होगा, विच एवर इज लेस, वही क्या होगा, आपकी स्टेप नंबर 5 का फाइनल अमाउंट होगा। ओके, फॉर्मूला याद करें सब लोग, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है एडिशनल एक्सपेंसेस, वही वाले जो एक्चुअल वाले थे आपके, जो स्टेप नंबर 1 में आपने, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट में लिखे थे, वही है यहाँ पे। एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। याद रखने की बात है, ऊपर आता है बच्चों नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड, ऊपर सिर्फ आ रहा है इंश्योर्ड और अपॉन में आ रहा है ऑल। ओके, अच्छा, ये कहीं और भी आया था, जो ऊपर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, सॉरी न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कहीं और भी आया था क्या? पॉलिसी टू बी टेकन में। यस सर। पॉलिसी टू बी टेकन में नहीं सर बेटा, ये जीपी रेट में आया था। जीपी सर रेट में है। रेट ऑफ जीरो। जीपी यस रेट सर। में आया था, फॉर्मूले में ऊपर आया था, एक के पीछे एक मत भागा करो, दिमाग लगा के बोला करो सब लोग। ये आया था आपकी स्टेप नंबर 2 के फॉर्मूले में, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन प्रीवियस ईयर सेल। याद है सबको? ये वही है बच्चों, ऊपर जो आप लिख रहे हैं, यस सर। ये वही है। बस नीचे जो अपॉन में आ रहा है उसमें फर्क क्या है, ऊपर इंश्योर्ड एक्सपेंसेस है, अपॉन में टोटल वाले आ रहे हैं ऑल, जिसमें इंश्योर्ड भी होता है अनइंश्योर्ड भी होता है। ओके, फॉर्मूला याद रखें, एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल। याद रहेगा सबको? ऐसा करने से भी एक अमाउंट आएगा। ये 3 अमाउंट आ गए आपके पास, इन तीनों अमाउंट में से जो सबसे कम होगा उसको पिक कर लेना, और वही होगा आपका क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। अब मेरी बात गौर से सुनना, ये हो गई स्टेप नंबर 5। आप लोगों ने 2 क्लेम निकाल दिए अभी तक, मतलब 2 लॉस निकाल दिए। एक लॉस बच्चों हमने निकाला स्टेप नंबर 3 में। कौन सा लॉस था बच्चों? वो लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो आप इंश्योरेंस लॉस कंपनी से ऑफ मांगना चाहते हो। एक तो आप इंश्योरेंस कंपनी से वो मांगना चाहते हो, और एक आप इंश्योरेंस कंपनी से ये मांगना चाहते हो जो आपने अभी अभी स्टेप नंबर 5 में निकाला। बात समझ में आ गई सबको? हम निकालना चाहते हैं टोटल लॉस। भाई एक बिजनेसमैन को टोटल इनडायरेक्ट लॉस कितना हुआ? तो एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है जो आपने स्टेप नंबर 3 से निकाला, और एक हुआ है एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस का लॉस जो आपने अभी निकाला है स्टेप नंबर 5 से। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बच्चों, तो ये हो जाएगा टोटल लॉस या टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, और यही आपको निकालना है स्टेप नंबर 6 में। बच्चों स्टेप नंबर 6 में आप क्या निकाल रहे हो? टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। और टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखो, जो स्टेप नंबर 3 से आपने अमाउंट निकाला था वो लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, कैसे निकाला था ये? शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट, सबको याद है? वैसे हमने ये निकाला था, तो सबसे पहले ये लिखो। इसके बाद ऐड करते हैं बच्चों इसमें क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो आपने निकाला स्टेप नंबर 5 से। ओके, स्टेप 3 का अमाउंट प्लस स्टेप 5 का अमाउंट। और एक काम की बात जो याद रखने वाली है, आपको पूरा पूरा ये नुकसान नहीं हुआ है, इसमें से कुछ पैसा आपका बचा भी है, वो है बच्चों सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हो सकता है कि आपने 10,000 रुपए के जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनका इंश्योरेंस करवाया होगा, लेकिन एक्चुअल में जो आपके स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने हुए? सिर्फ मान लो 8,000। मुझे बताओ कि आपके स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने बच गए? 2,000 रुपए। तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी, तो इसको यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं बच्चों, याद रखें। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट जो स्टेप नंबर 3 से निकाला, ऐड करेंगे क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस जो स्टेप नंबर 5 से निकाला, और लेस करेंगे बच्चों सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तब जाके आपको मिलेगा टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब क्या करेंगे? अब फाइनली स्टेप नंबर 7 आती है, और स्टेप नंबर 7 में आप लगा दोगे बच्चों एवरेज क्लॉज। क्या लगा दोगे? एवरेज क्लॉज, और फॉर्मूला लगा करके क्लेम निकाल दोगे। क्लेम कैसे निकाला जाएगा?
बच्चों अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर जैसे आपने लॉस ऑफ स्टॉक में बताया था कि एवरेज क्लॉज कब लगाना है और कब नहीं लगाना, इसके लिए हम दो अमाउंट को कंपेयर करते थे और पहचानते थे, यही करते थे ना सर? क्या ऐसा यहां भी होता है क्या? बच्चों ऐसा होता तो है, लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बुक में जितने क्वेश्चन है ना इनडायरेक्ट लॉस वाले, उन सभी में एवरेज क्लॉज लग रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। ऐसा होता तो है, सीए इंटरमीडिएट जब तुम पढ़ोगे आगे, अगर पढ़ोगे तो, है ना, तो वहां पे तुम्हें पहचानने को मिलेगा, तुम्हें क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा कि इसमें एवरेज क्लॉज लगाना है या नहीं लगाना। लेकिन अभी के लिए बस याद रखो कि हमें बीकॉम में इनडायरेक्ट लॉस या लॉस ऑफ प्रॉफिट जब निकालें तो उसमें एवरेज क्लॉज तो हमेशा ही लगाना है, मान के चलो। ओके, तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले लिखा जाएगा टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट जो आप मांगना चाहते हो। सबसे पहले आप वो लिखोगे जो आप मांगना चाहते हो। ये कहां से निकाला? अभी अभी हमने देखो स्टेप नंबर 6 से निकाला था हमने। ये आप ये मांगना चाहते हो, लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा देगी आपको? नहीं, प्रोपोर्शनेटली देगी। कैसे? पॉलिसी अमाउंट अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन। आपने इंश्योरेंस करवाया कितने का और आपको इंश्योरेंस करवाना कितने का चाहिए था, बात समझ में आ गई? और ये इंश्योरेंस करवाना कितने का चाहिए था, ये क्या कहाँ निकाला था हम लोगों ने? ये हम लोगों ने निकाला था स्टेप नंबर 4 में, पॉलिसी टू बी टेकन। ओके, तो जरा बच्चों सब लोग एक बार, सभी लोग एक बार स्टेप के पहले नाम नाम मेरे साथ बोलेंगे, है ना? सभी लोग अपना माइक ओपन कर लो, ओके, अनम्यूट कर लो खुद को। और सबसे पहले सब लोग बोले स्टेप नंबर 1 का नाम क्या था? शॉर्ट सेल। बोलो क्या था? शॉर्ट सेल। स्टेप नंबर 2 का नाम क्या था? जीपी रेट। क्या नाम था? जीपी रेट। जीपी रेट। स्टेप नंबर 3 का नाम क्या था? लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या था बच्चों? लॉस लॉस ऑफ ऑफ प्रॉफिट। ओके, स्टेप नंबर 4 का नाम था पॉलिसी टू बी टेकन। टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन। ओके, स्टेप नंबर 5 का नाम था क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एडिशनल चार्जेस। वर्किंग वर्किंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस। वर्किंग कॉस्ट, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है ना? स्टेप नंबर 6 टोटल लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। लॉस ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट। और स्टेप नंबर 7 में फाइनली क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या सभी को नाम याद हो गए? नाम याद रखें सब लोग। शॉर्ट Yes, सेल, sir. जीपी रेट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, पॉलिसी टू बी टेकन, क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट और क्लेम। अब बच्चों मैंने दो तरह के क्वेश्चन तुम्हें बताया, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस वाला पार्ट नहीं है, तो ये जो स्टेप नंबर 5 और 6 है ना, ये फिर नहीं होगी। ओके, तो आपकी स्टेप नंबर 1 2 3 4 और डायरेक्ट इसके बाद क्या होगी? 7 होगी। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं होता है तो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में है तो फिर आपको स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 पूरी 7 स्टेप करनी। ओके, तब जाके आपका आंसर आएगा। अब एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और डिटेल में, फटाफट से सब लोग ध्यान देना। सबसे पहले शॉर्ट सेल कैसे निकालते थे? प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, ऐड करते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड या लेस करते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड, और लेस करते हैं एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। ओके, इसी टाइम पीरियड में पिछले साल कितनी सेल हुई थी वो लिखते हैं, और इसी टाइम पीरियड में इस साल कितनी सेल हुई उसको लेस करते हैं, और ट्रेंड का भी साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसा करने से जो सेल मिलती है वो होती है बच्चों शॉर्ट सेल। भाई सेल में कितनी कमी आई। स्टेप नंबर 2 में आप क्या निकालते हो? जीपी रेट निकालते हो बच्चों। और जीपी रेट निकालने का फॉर्मूला सबको याद रखना है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इंटू 100 लगाना ना भूले, है ना? ऐसा करने से आपको जीपी रेट मिल जाएगी, है ना? मैंने तुमको एक बात और बताई थी, इसको मिला करके आप जीपी बोल सकते हो चाहो तो, है ना? जो ऊपर लिखा होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इसको मिला करके जीपी बोल सकते हो, है ना? आगे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 इंटू स्टेप नंबर 2, मतलब शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट। सभी बच्चे याद रखें, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट। ऐसा करने से आ जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके,
आगे बढ़े, और यहां से हम लोगों ने आज पढ़ा था, सबको याद होना चाहिए। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम निकालते हैं पॉलिसी टू बी टेकन। कैसे निकालते हैं? एडजस्टेड सेल इनटू जीपी रेट। कैसे निकालते हैं? एडजस्टेड सेल इनटू जीपी रेट। और एडजस्टेड सेल कैसे आती है? एडजस्टेड सेल आती है आग लगने से ठीक पहले के 12 महीने की सेल, उसमें ऐड करते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड या लेस करते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो आपको मिल जाता है एडजस्टेड सेल। ओके, और उसी एडजस्टेड सेल को मल्टीप्लाई कर देते हैं जीपी रेट से, तो मिल जाता है पॉलिसी टू बी टेकन। इसके बाद स्टेप नंबर 5, क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस काम की है, याद रखें। 3 अमाउंट निकाले जाते हैं, तीनों में सबसे कम जो होता है वही हम लेते हैं एज अ अमाउंट ऑफ स्टेप नंबर 5। ओके, तो पहला कौन सा होता है, याद रखना बच्चों, पहला होता है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। भाई वाकई में कितने खर्चे हुए आपके एक्चुअल वाले। स्टेप नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 2, एडिशनल सेल इनटू जीपी रेट। इन खर्चों की वजह से जो एक्स्ट्रा सेल हुई है उस पर मल्टीप्लाई किया जाता है जीपी रेट, है ना। तो 2 अमाउंट याद रखेंगे शुरू के, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, दूसरा एडिशनल सेल इनटू जीपी रेट, और बच्चों तीसरा एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल, ऐसे याद रखो, है ना। एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल। ओके, ये बात सब लोग याद रखें। इन तीनों अमाउंट में से सबसे कम जो होगा वही आपका होगा क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। ओके, तो अभी तक 2 चीजें मांगने की इच्छा हमारी है, एक तो स्टेप नंबर 3 में जो आया था वो, और एक स्टेप नंबर 5 में जो आया था वो। तो मुझे अगर निकालना हो टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो दोनों को ऐड कर दो, स्टेप 3 वाले को और स्टेप 5 वाले को। और लेस करने का आइटम जरूर याद रखें एक्स्ट्रा साथ में, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, याद रखेंगे, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें मिल जाता है टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या इंश्योरेंस कंपनी से आप ये मांगोगे? हाँ मांगेंगे हम यही, लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको ये देगी? नहीं। तो अब आप लगा दोगे स्टेप नंबर 7 में एवरेज लॉस। सबसे पहले वो अमाउंट लिखो जो आप मांगना चाहते हो, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन। यहां पे आके काम आता है आपके स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आपकी यहां पे काम आती है पॉलिसी टू बी टेकन। ओके, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट इनटू पॉलिसी अमाउंट अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन। ऐसा करने से बच्चों आपको मिल जाता है अमाउंट ऑफ क्लेम। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, अमाउंट ऑफ क्लेम तुम्हारा जितना आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और दी जाती है जिनको बोलते हैं बर्नआउट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? बर्नआउट एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं बच्चों? आग बुझाने के खर्चे। जब आग लगती है तो उसको बुझाने में भी आपने कुछ खर्चे किए होंगे, तो उनको कहा जाता है बर्नआउट एक्सपेंसेस। तो बर्नआउट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। तो ये जो अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा ना, अमाउंट ऑफ क्लेम, तो अगर क्वेश्चन में बर्नआउट एक्सपेंसेस हो तो उसको ऐड कर देना, ये भी आप इंश्योरेंस कंपनी से लोगे, बर्नआउट एक्सपेंसेस। ओके, और जो आएगा वही आपका आंसर होगा फाइनली। बोलो, सब लोगों को बात समझ में आई? यस और नो? Yes, sir. यस सर। सर, यस सर, यस सर। ये Yes. सारी 7 स्टेप अगर हमें याद है तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, और इसी का 20 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, जिसमें आपको सिर्फ लॉस कितने तरह के होते हैं डायरेक्ट वाले, और क्लेम कैसे निकाला जाता है उसका प्रोसेस पूरा ये लिखना है। तो तुम थ्योरेटिकल भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, सब हमें आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये प्रोसेस, इसीलिए अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार लिख लिख के याद करना। जब तक तुम्हें याद नहीं हो तब तक लिखते रहना इसको। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हें ये लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना। तुम्हें बच्चों ये लर्न होना ही चाहिए। ओके, एक बार में 10-10 सेकंड में जल्दी से सारी स्टेप दिखा रहा हूं, सब लोग देख लो एक बार। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देख लें सब लोग, 10 सेकंड दे रहा हूं।